देखिए, आज जो हम टॉपिक आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। यानी वैदिक काल मतलब समझिए इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को मिला के कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में आर्यों का या इन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, उस राजनीतिक जीवन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हम जो है राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक काल में मतलब कुछ संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे राष्ट्रपिता, जनगोपा, विश्व, ग्राम और कुल। अब देखिए, राष्ट्र की बात करते हैं हम। राष्ट्र कहते हैं जो है, देखिए उस समय जो है वैदिक एज में राष्ट्र जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। पर यहां पर देखिए, राष्ट्र जो है सामान्यतः छोटे छोटे राज्य थे या होते थे, जिनका शासक राजन या राजा कहलाता था। सम्राट के अधीन कई छोटे छोटे राज्य होते थे। वहीं पर देखिए जनगोप, यानी दूसरा जनगोप। अब जनगोप में क्या है, राजा राष्ट्र का प्रमुख होता था या फिर राजा को जन रक्षक भी कहा जाता था। यानी राजा को जनगोप भी कहा जाता है, क्योंकि जन का जो रक्षा करता था उस समय जनगोप कहते थे। जन के संदर्भ में जो है पहचान जो है, या जन के संदर्भ में हम पंचजना, यदुजना, भरत, अब मतलब देखिए इनका उल्लेख मिलता है। अगर हम पंचजना की बात करते हैं, मतलब जो है यदुवंशजना, भरत जना, तो इस तरह का उल्लेख मिलता है। वहीं पर देखिए विश्व जन से छोटी इकाई थी, मतलब जो है इसके बाद है विश्व जो जन से छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था। अब देखिए जो है सबसे पहले राष्ट्र को जो है जनगोप भी कहते हैं, फिर विश्व के बाद आता है ग्राम। अब विश्व से छोटी जो इकाई थी वो थी ग्राम, यानी गांव। अब ग्राम में देखिए मतलब यह विश्व से छोटी गांव थी, जो कई कुलों को या कई परिवारों को मिलाकर या कई परिवारों का समूह होता था, जिसे गांव कहते थे। इसका जो मुखिया गांव का ग्रामीण या ग्रामीणी कहलाता था। जो है सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी कुल, यानी कुल का मतलब परिवार। अब कुल में कौन कौन से देखें, मतलब जो है सबसे छोटी इकाई कुल थी। इसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग सम्मिलित होते थे, जिनके प्रमुख को क्या कहते थे, कुलप कहते थे। कुलप मतलब परिवार का मुखिया कहलाता था। अब उस समय देखिए राजतंत्र का प्रचलन था। राजा जन का रक्षक होता था, यानी जन की रक्षा करता था। राजा की जो स्थिति है वो कबायली मुखिया की भांति होती थी, या कबायली मुखिया जैसी होती थी। राजा किसी निश्चित भू क्षेत्र का मालिक नहीं होता था। अब राजा को उसकी सेवाओं के बदले में अपनी प्रजा से विजित जन से बलि या राजस्व या भेंट प्राप्त होती थी। देखिए बलि को कहते हैं राजस्व या भेंट कहते थे, बलि उस समय। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ऋग्वेद में 2 निकाय का उल्लेख मिलता है। वो 2 निकाय कौन कौन से हैं, एक सभा और समिति, यानी कि सभा और समिति। अब जो है राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती। सभा की अगर बात करते हैं, सभा का स्वरूप राजनीतिक कम था। उसके सदस्य कुछ चुने हुए कुलीन और वर्द लोग होते थे इसके सभा के। वहीं पर समिति जो है मुख्यतः नीति विषयक निर्णय लेती थी और राजनीतिक कार्य करती थी। इसके सदस्य जो होते थे वो सामान्य लोग होते थे, किसके, समिति के। अब देखिए अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया या बेटी कही गई है। एक संस्था और है विदत।
अब देखिए, विद्युत का जो है नामक एक अन्य संस्था का उल्लेख मिलता है जो ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में राजा के 3 पदाधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है। 3 है, कौन कौन से? पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण। पुरोहित जो था पुरोहित के क्रम के अतिरिक्त मंत्री का कार्य भी करता था, यानी कि राजा को युद्ध के समय परामर्श देता था। सेनानी सेनानायक होता था। ग्रामीणी प्रशासनिक और सैनिक कार्यों के लिए गांव का मुखिया होता था। अब अन्य कुछ प्रमुख अधिकारी भी थे, जैसे दूत, स्पष्ट, ये जो है गुप्तचर का कार्य करते थे। यहीं पर देखें उत्तर वैदिक काल में, तो मैंने ऋग्वेद की बात करी, देखिए वहीं पर उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जनों ने मिलकर एक क्षेत्रागत जनपद का निर्माण किया तथा तुर्वस और त्रिवी मिलकर पंजाल बन गए। वहीं पर जो है भरत और कुरु संयुक्त होकर मिलकर कुरु बन गए। तो इस तरह के मतलब यह है जहां छोटे जन को मिलकर एक जनपद का रूप धारण शुरू कर दिया। राजा अब एक निश्चित भू क्षेत्र का स्वामी होने लगा था और अपनी सेवाओं के बदले में उसे जनता से नियमित बलि कर प्राप्त करने का अधिकार था। यानी अब जो है बलि जो पहले भेंट के रूप में स्वैच्छिक थी, अब जो है यहाँ पर राजा मतलब यह है अपना मतलब ले सकता था, मतलब अब यह कंपलसरी हो गई थी। यहाँ पर राजा का पद अनुवंशिक हो गया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और तथा वे राज्य का विकास और विस्तार करने में जुड़ गए। कौशल, काशी तथा विधेय राज्यों के विकास की जानकारी मिलती है। वहीं पर देखिए उपनिषदों में कुरु पंचाल प्रदेश को संस्कृति तथा समृद्धि का केंद्र या गढ़ माना जाता था। अथर्ववेद में सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में मगध तथा अंग का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक की कात तथा मगध को एक ही माना गया है। राजा के वो दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। देखिए यहाँ पर राजा की स्थिति, राजा के शुरू में देखते राजा जो है एक जन कबीले का मुखिया होता था। धीरे धीरे जो है इसके वगैरह में प्रगोश होते चले गए, ये विस्तार होता चला गया, साम्राज्य भी बढ़ता चला गया, जन का जनपद बढ़ता चला गया। इस तरह से मेरा राजा को एक मतलब शक्तिशाली स्थान प्राप्त होने लगा। मैं पर देखिए राजा अधिराज, राजधिराज, सम्राट, एकराट आदि उपाधियां धारण करने लगे। कौन कौन सी देखिए राजा? अधिराज, राजधिराज, सम्राट और एकराट, ये उपाधियां धारण करने लगे। राजाओं के राज्याभिषेक के लिए वाजपेयी, राजसू, अश्वमेध आदि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से यज्ञ का? वाजपेयी, राजसू, अश्वमेध, ये मतलब जो है योगों का आयोजन होने लगा जो है। दूसरी तरफ राजसत्ता निरंकुश नहीं थी। राज्य को एक न्यास ट्रस्ट तथा राजा को उसका न्यासी माना जाता था। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी या अंकुश रखती थी। सभा संसद के रूप में काम करती थी। सभा का जो प्रधान है सभापति और उसका सदस्य सभे, सभापति यानी सभासद या सभासीन कहलाते थे। वहीं पर देखिए सभा के रक्षक को सभापाल कहा जाता था और सभा के संचालन हेतु नियम होते थे। सभा न्यायालय की भांति कार्य करती थी। वहीं पर देखिए समिति को विश्व यानी जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों रत्नी या वीर भी कहलाते थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में ही 12 रत्नी का उल्लेख मिलता है। 12 रत्नी कौन कौन थे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको फटाफट। आपको देखिए आप जो है सबसे पहले देखिए हमारा नंबर 1 पुरोहित जो राजा का प्रधान परामर्शदाता था। पट्ट महिषी प्रधान रानी को कहते थे। युवराज राजा का बड़ा बेटा होता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। सूत राजा का सारथी होता था यानी रथ सेना का नायक होता था। वहीं पर देखिए हमारा ग्रामीणी गांव का मुखिया और सैनिक पदाधिकारी होता था।
वहीं पर देखिए अक्षता अक्षती, प्रतिहार या द्वार रक्षक या द्वारिक होता था। अक्षवाक दूत अधिकारी और आय व्यय का गणना अधिकारी या लेखा अधिकारी होता था। पालागन विदूषक या राजा का मित्र होता था। वहीं पर देखिए संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहते थे। भागदू अर्थमंत्री होता था। गोवीकर्तन वन और रक्षक यानी प्रधान वन संरक्षक होता था। देखिए सामान्यतः अधिकारी युक्त कहलाते थे। रत्नियों के अतिरिक्त दो अन्य प्रांतीय अधिकारी भी होते थे, जिन्हें कहते हैं स्थपति या सप्तपति। स्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक यानी उत्तर वैदिक काल के मुख्य न्यायाधीश को भी सप्तपति कहते थे। वहीं पर देखिए सप्तपति 100 गांव के मुख्य समूह को अधिकारी होता था। देखिए स्थापति जो है वो सीमांत प्रदेश का प्रशासक होता था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य न्यायाधीश को भी स्थापति कहते थे। वहीं पर देखिए सप्तपति 100 गांव के समूह का अधिकारी को सप्तपति कहते थे। देखिए इसकी जो है मैं आपको देखिए आप जो है वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में डिस्कस किया। इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में इतना ही।